आज की कहानी एक ऐसे अगली लोनर डिप्रेस्ड रईस ज़्यादा की होने वाली है जो रात भर पड़े पड़े रेडियो शो पे एक लड़की की वॉइस सुना करता था और वो भी उससे बातचीत किया करती थी। पर अचानक से जब वो शो बंद करके गायब हो जाती है तब उसकी रातों की नींद चैन उड़ जाने की वजह से अब वो निकल पड़ता है अपने जिंदगी की एकमात्र आशा भोसले को ढूंढने। कहानी की शुरुआत फ्यूरिन स्कूल से होती है जो अभी अभी गर्ल्स बॉयज टुगेदर हुआ है। टीचर लड़कों से कहते हैं गर्ल्स के साथ जेंटली बिहेव करने का। इतने में अरीसू उठ करके टीचर को बोलता है कि ये स्क्रिप्टेड डायलॉग बोलना बंद करे और कुछ नया बोले। टीचर हैरान होते हुए उसे अपना इंट्रो देने को कहता है। अरीसू कहता है कि मैं हूँ यामाबुकी ग्रुप का वारिस जिनका एलपीजी सिलेंडर का गोदाम है। वैसे तो मैं 99% परफेक्ट हूँ और अगर स्कूल की सारी लड़कियां मुझे आई लव यू बोले तो 100% भी परफेक्ट बन सकता हूँ। उसकी इतनी एटीट्यूड देख करके लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अरीसू उनसे कहता है कि इतना ओवर करना भी लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। क्या समझे वे नील नदी के मगरमच्छ हो। तभी एक टॉम बॉय लड़की आती है और कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है ताकि उसे एलपीजी सिलेंडर की कभी कमी ना हो। अरीसू उसे पास बुला करके उसे कान में कुछ बोलने को कहता है और फिर उसे रिजेक्ट कर देता है। वो वहाँ से चला जाता है और लड़के बताते हैं कि दरअसल ये एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहा है जिसे वो सिर्फ आवाज से पहचानता है। अरीसू फिर अलग अलग क्लासेस में जाकर के अपनी ड्रीम गर्ल को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन फेल हो जाता है। वो अपना पास्ट याद करता है जहां वो बस नल्ला पड़ा रहता था। उसकी लाइफ में एंटरटेनमेंट का एक ही माध्यम था, अपोलो नाम की लड़की का रेडियो शो। वो हर रात उसकी आवाज सुनता था और उसके साथ अपनी परफेक्ट लव स्टोरी इमेजिन करता था। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. प्रेजेंट में अचानक से एक लड़की उसके पास आकर के आई लव यू बोलती है जिससे वो चौंक जाता है। वो उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने को बोलता है, लेकिन वो तो मजाक करके चली जाती है। बाद में मेस हॉल में वो उस लड़की के बारे में सोचता है कि वो कैसी दिखती होगी जिसका वॉइस अपोलो जैसा होगा। तभी स्पीकर से एक लड़की की आवाज आती है और वो तुरंत ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते में वो अपोलो के बारे में सोचता है और याद करता है कि वो उसकी इकलौती लिसनर थी जो उसे भी सेम चांस देती थी बोलने का। उसने अजय सान्याल के सूत्रों से पता लगाया कि वो उसकी एज की ही है और समंदर किनारे किसी स्कूल में जाती है। इसीलिए उसका टारगेट ये फ्यूरिन स्कूल होता है जहां वो ज्वाइन करता है ताकि उसे ढूंढ सके। ब्रॉडकास्टिंग रूम के बाहर वो इस उम्मीद से घुसता है कि अंदर उसे अपोलो मिल जाएगी, लेकिन अंदर जाकर के वो 4 लड़कियों को देखता है। वो उनसे बात करना चाहता है, लेकिन वो तो उसे उन्हें इंटरप्ट करने के लिए डांट देती है। वो माफी मांगता है और सोचता है कि सबकी आवाज तो अपोलो जैसी ही लग रही है। सिनोबो नाम की लड़की पूछती है कि क्या वो 1.5 आना बनना चाह रहा है। अरीसू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिस पर नेने गुस्सा हो जाती है। ऐसा नहीं है तो वो यहाँ क्या कर रहा है। इको बताती है कि हम सब ब्रॉडकास्टिंग क्लब के मेंबर्स हैं और अपना वॉइस कैरियर बनाना चाहते हैं। सिनोबू एंकर बनना चाहती है, इको भी ट्यूबर, नेने वॉइस एक्टर और आखिरी रिका जो लड़की उसे हॉलवे में भी मिली थी सिंगर बनना चाहती है। अरीसू समझ जाता है कि वो एम्बिशियस लड़कियों के बीच घिरा है। तभी सिनोबू मजाक में कहती है, और हाँ ये तो वही है ना जो पूरे स्कूल की लड़कियों का लवर बनने का भाषण दिया था। इससे पहले अरीसू कुछ एक्सप्लेन करता नेने उसे क्रीप बोल करके एक लात लगा देती है। अरीसू उठकर कहता है कि वो सिर्फ किसी को ढूंढ रहा है। इको अपना भी अवतार दिखाकर पूछती है क्या वो उसका सब्सक्राइबर है। अरीसू कहता है कौन है तू। तभी रीका आगे आती है और पूछती है कि क्या वो उसे डेट करेगा क्योंकि वो अभी काफी इमोशनली डिस्टर्ब लग रहा है। अब इरिटेट होकर के अरीसू उन्हें बोलता है कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है और वो बस सिर्फ अपनी अपोलो को ढूंढना चाहता है। लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं और पूछती हैं कि ये अपोलो क्या है, जो अरीसू को हैरान कर देता है। उसे लगता है कि अपोलो इन 4 लड़कियों में से कोई है और तब उसे समझ आता है कि शायद अपोलो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है और अब वो रिग्रेट करता है उनसे आकर के सीधा पूछ लेने के लिए। वो सोचता है कि बाद में इन्वेस्टिगेट कर लूंगा और वहाँ से जाने लगता है। तब लड़कियां उससे बोलती हैं कि दोबारा क्लब में अपना गंदा सा थोबड़ा लेकर के मत घुस जाना, हमारे सारे प्रोग्राम का मूड खराब कर दिया। तभी अरीसू को याद आता है कि अपोलो ने बोला था कि वो भी वॉइस कैरियर बनाना चाहती है। वो लड़कियों से कहता है कि अगर वो उसे क्लब में रहने दे तो वो उन्हें बेटर इक्विपमेंट देगा। लड़कियां तुरंत से मान जाती हैं और बदले में एज अ थैंक यू एक साथ सब मिलकर उसे आई लव यू बोलती हैं। उसकी तो सांस से रुक जाती है। ऑकवर्डली बाहर निकलता है और याद करता है कि कैसे उसने भी अपोलो को एक बार तन्हाई भरे आलम में आई लव यू बोला था। वो वहाँ से भाग जाता है और डिसाइड करता है कि अब तो अपोलो को ढूंढ के रहेगा। अगले दिन वो क्लब ऑब्जर्व करने का प्लान बनाता है। क्लब रूम में उसे सिर्फ सिनोबो मिलती है जो प्रैक्टिस कर रही होती है। वो बताती है कि वो जल्दी आती है क्योंकि वो लाइंस बहुत गलती करती है। अरीसू उसका डाटा याद करता है कि वो परफेक्ट स्टूडेंट है और स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट भी है। उसकी आवाज सुन के अरीसू को लगता है कि वो परफेक्ट है,
लेकिन तभी वो अपनी दांत से जीभ काट लेती है और अरिसु उसे चलते हुए माइक में डांट देता है कि हट बुड़बक। बाहर वो नेने को देखता है जो कि मांगा की फैन लगती है। अरिसु को याद आता है कि अपोलो को भी मांगा पसंद था। वो नेने के बारे में एनालाइज करता है, जैसे वो कॉस्प्ले भी पसंद करती है और सबकी अच्छी दोस्त है। जब वो वॉइस एक्टिंग वहाँ शुरू करती है तो अरिसु इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन फिर वो भी लाइंस कुछ गलत बोलती है। अरिसु सोचता है कि ये थोड़ी अजीब है और नेने उसे देख लेती है। वो अपने दोस्तों को बताती है कि देखो कैसे रईस ज्यादा हमें घूर रहा है और अरिसु मुश्किल से वहाँ से बचकर निकलता है। उसे समझ आता है कि स्पेक्ट्रम की वजह से अपोलो की असली आवाज अलग हो सकती है, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पा रहा। तभी इको अचानक आती है और वो गिर जाता है। अरिसु को याद आता है कि इको टेक सपोर्ट करती है और उसका बड़ा फैन बेस भी है ओटाकू कम्युनिटी में। इको बोलती है कि वो यहाँ अभी अपनी डेली लाइव स्ट्रीम के लिए आई है और सिर्फ लिटरली 5 सेकंड स्ट्रीम करती है। कोनिचिवा बंद। अरिसु से कहता है सीरियसली क्यों नहीं की, लेकिन वो कहती है कि मेरे फैंस को इससे फर्क नहीं पड़ता। अरिसु समझ जाता है कि क्लब में तो कोई भी सीरियस नहीं है, अपोलो के बिल्कुल अपोजिट। उसने उससे प्रॉमिस तक किया था कि वो वॉइस सपोर्ट सीखेगा ताकि उसकी हेल्प कर सके। बाद में शिनोबु ब्रॉडकास्टिंग में लाइव आती है, लेकिन फिर गलती करती है। तभी अरिसु माइक ले लेता है और बोलता है कि इस क्लब की सभी लड़कियां अनाड़ी हैं और वो सबको इम्प्रूव करेगा। जब सभी ये बात सुन रहे होते हैं तभी सारी लड़कियां मिल करके उसे बाहर निकाल देती हैं कि आया बड़ा। तभी अरिसु को नोटिफिकेशन आता है और अपोलो सालों बाद लाइव आती है और कहती है कि उसका वाला आई लव यू सच था। अरिसु अब समझ जाता है कि अपोलो इसी क्लब में से कोई है। वो समझ नहीं पाता कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा क्यों रही है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो उसका पता लगा के ही रहेगा। कुछ दिन बाद लड़कियां सुबह सुबह बीच पर दौड़ रही होती हैं, या कहें अरिसु उन्हें दौड़ा रहा होता है। वो कहता है बॉडी को स्ट्रांग रखो। लड़कियों को दौड़ने में दिक्कत होती है तो वो रिवर्स में दौड़ करके दिखाता है कि देखो ये कितना आसान है। नेने गुस्सा होकर के पूछती है कि वो हमेशा इतना चिल कैसे रहता है। अरिसु कहता है कि वो एक अल्फा मेल है जो सबको प्रो बनाएगा। शिनोबु फिर सबको काम करती है और कहती है कि बात तो सही है, वक्त के साथ सब लोग लेजी हो गए हैं और ट्रेनिंग उनके लिए अच्छी चीज है। इसी बीच रिका अरिसु से पूछती है कि वो इतनी ज्यादा उनकी हेल्प करने पे क्यों लगा हुआ है और क्या वो उस पर ट्रस्ट कर सकती हैं। इसके जवाब में अरिसु कॉन्फिडेंटली कहता है कि अगर वो उनको फॉलो करती है ना तो वो उन्हें सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ा सकता है। बाद में वो सब ब्रेकफास्ट के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां अरिसु उन्हें एक शेड्यूल बुक देता है। उसमें उनकी प्रॉब्लम्स और फ्यूचर ट्रेनिंग सेशंस डिटेल में लिखे होते हैं। वो ये भी कहता है कि उसने सबके लिए अलग से इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट एडवाइस भी दी है। शिनोबु सबसे पहले इम्प्रेस होती है और कहती है कि अरिसु कितना सीरियस है। नेने कंप्लेन करती है कि अब मुझे क्या परफेक्ट जापानीज सीखना पड़ेगा। इको कहती है और मुझे इतना इम्प्रूव होना है कि यूट्यूबर एजेंसी में सिलेक्ट हो सकूं। वहीं रिका को 50 लोगों के सामने गाने का टास्क दिया जाता है। वो गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि क्या अरिसु ने अपनी लाइफ में कभी 5 लोगों के सामने भी परफॉर्म किया है। अरिसु कहता है कि हाँ नहीं किया, जिससे रिका और इरिटेट हो जाती है। वो कहती है क्राउड के सामने परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। अरिसु कहता है कि अगर सिंगर बनना है तो उसे सबसे पहले अपनी एंजाइटी को ओवरकम करना होगा। वो ये भी कहता है कि उसे देखे वो तो कभी नर्वस नहीं होता। रिका उसे झूठा बोलती है और वहाँ से चली जाती है। नेने बोलती है कि वो रिका का रिएक्शन समझ सकती है क्योंकि उसे किसी ऐसे से ज्ञान लेना पड़ रहा है जो बस बोलता पोपट है। अरिसु इससे इरिटेट होता है और सोचता है कि आखिर लड़कियां उस पर डाउट कैसे कर सकती हैं। बाद में वो डाटा चेक करता है और पता चलता है रिका स्कूल में हर कुछ दिन पर कॉन्सर्ट करती है। वो तुरंत वहाँ जाता है और रिका को गिटार के साथ गाते देखता है और उसकी सिंगिंग सुन करके तो उसे अपोलो की याद आ जाती है। सॉन्ग के बाद रिका उसे भीड़ में देख करके नर्वस हो जाती है। कॉन्सर्ट के बाद वो उसे मजाक में पूछती है तो क्या वो उसकी आवाज से प्यार करने लगा है। इस बार अरिसु उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो सही में काबिले तारीफ है, लेकिन रिका फिर भी कहती है कि वो टास्क नहीं करने वाली जो वो दे रहा है। कुछ हफ्तों बाद रिका अरिसु के बारे में सोचती है क्योंकि अब वो उसके आसपास नहीं दिख रहा होता। तब वो देखती है अरिसु गिटार लेकर के खड़ा है और सभी स्टूडेंट्स उससे ना गाने की भीख मांग रहे हैं। वो ये सब रिका को प्रूफ करने के लिए कर रहा होता है। इम्प्रेस होकर के रिका स्टेज पर खुद आती है और उसकी बैकअप सिंगर बन जाती है। कॉन्सर्ट के बाद वो पूछती है कि क्या वो पहली बार से नर्वस हुआ था। अरिसु कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ था। रिका उसके चेस्ट पर सिर रखकर कहती है झूठा कहीं का। कुछ दिन बाद क्लब में नेने बोलती है कि आज वो जल्दी जा रही है। अरिसु कहता है कि क्या है, तुम जापानीज टेस्ट पास नहीं करोगी क्या, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। अरिसु उसे फॉलो करता है और देखता है कि वो अकेले ही प्रैक्टिस कर रही है। वो इरिटेट होकर कहता है कि हाँ ये बहुत ही बेकार तरीका है सीखने का। नेने बताती है कि वो एक रोमांस मांगा पढ़ रही है जिसमें प्रिंसेस और नाइट है। अरिसु पूछता है कि क्या वो ऑडिशन में प्रिंसेस का रोल करने वाली है। नेने मना कर देती है और कहती है कि अपने काम से काम रखो। अरिसु समझ जाता है कि वो एम्बेरेस्ड है और अपनी भी एम्बेरसिंग बात बताता है कि वो आज भी बेड गीला करता है। हाँ ये बात अलग है कि इस बार वो अपने हाथ का भी इस्तेमाल करता है। उसकी एम्बेरसिंग बात सुन करके नेने थोड़ा ओपन अप होती है और बताती है कि हाँ वो ऑडिशन देना चाहती है। वो कहती है कि उसे रोमांस का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। अरिसु तुरंत घुटनों
घुटनों पे बैठ कहता है, ठीक है तो फिर थोड़ी देर के लिए हम लवर्स बन जाते हैं, तुम मेरी प्रिंसेस और मैं तुम्हारा नाइट। नेने मना कर देती है और कहती है कि वो उसे तो कभी डेट नहीं करेगी। अरिसु फिर पूछता है कि वैसे ऑडिशन कब है। जब वो कहती है 3 हफ्तों बाद, अरिसु कहता है कि क्या वो इतनी डम है कि अपने सक्सेस के लिए फेक रिलेशनशिप भी नहीं रख सकती। आखिर में नेने मान जाती है और अगले दिन ये खबर स्कूल में आग की तरह फैल जाती है। सब शॉक्ड हो जाते हैं और क्लब वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पर उतने नहीं थे क्योंकि दोनों तो साथ में बकरी चराने वाले जैसे लड़ते रहते हैं। 20वें दिन पर नेने नर्वस होती है क्योंकि अब किस सीन प्रैक्टिस करना है। वो सोचती है कि हो सकता है अरिसु ये सब किस के लिए कर रहा हो, लेकिन अरिसु तो सीरियस होता है, बोलता है कि बस रेस्ट करना है, ऑडिशन से पहले कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। नेने गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने अभी अभी लिपस्टिक लगाया था और अरिसु किस सीन के लिए एक्साइटेड नहीं है। तो अरिसु से कहता है कि उसे अपना पहला किस किसी ऐसे को देना चाहिए जिसे वो सच में प्यार करती हो। ये सुनकर नेने कहती है कि तुम्हारे साथ टाइम एंजॉय करके अच्छा लगा मिस्टर, और चली जाती है। अगले दिन ऑडिशन देकर के नेने वापस आती है और कहती है मैं रिजेक्ट हो गई क्योंकि ऑथर ने अपने फेवरेट वॉइस एक्टर को ही इस रोल के लिए चूज कर लिया है। इससे अरिसु सैड हो जाता है और वो मांगा अपने थोबड़े पर रख करके वहीं लेट जाता है। नेने उसे ऐसे देख करके याद करती है कि प्रिंसेस ने नाइट के हेलमेट को किस किया था, तो वो भी मांगा के थ्रू उसे किस करती है। जब वो जाने लगती है तो अरिसु उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे पता है उसने अभी क्या किया, और उससे पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है। इस पर नेने उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देती है और कहती है कि वो उसे नफरत करती है और वहां से चली जाती है। बाद में लड़कियां आकर के अरिसु को समझाती हैं कि नेने झूठ बोल रही थी, क्योंकि दरअसल जब वो झूठ बोलती है तो उसके कान गरम से लाल हो जाते हैं। कुछ दिन बाद अरिसु ब्रॉडकास्टिंग रूम में आता है और लड़कियों को चेंजिंग करते देख लेता है। वो चिल्लाता है और उन्हें डांटता है कि बिना डोर लॉक किए कपड़े मत बदला करो। वो कहता है कि कोई फोटो लेकर के उन्हें ब्लैकमेल भी तो कर सकता था। लड़कियां इरिटेट हो जाती हैं और नेने उससे कहती है कि अब ये ज्यादा हो रहा है। अरिसु तुरंत सॉरी बोलता है और कहता है उसने तो अपनी 10 साल की अच्छी किस्मत यहाँ यूज कर ली है उन्हें ऐसे देख के। स्कूल के बाद रीका उसे हैंगआउट के लिए बुलाती है, लेकिन वो मना कर कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है। जैसे ही वो चला जाता है नेने बोलती है कि उन्हें उसे फॉलो करना चाहिए। वो कहती है कि वो उससे रिवेंज लेना चाहती है, उसने हमें ऐसे जो देखा उसे भी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट में हम पकड़ लेंगे। ईको और रीका भी एग्री कर जाती हैं और सब उसके पीछे बस में चढ़ जाती हैं। नेने कहती है कि देखो साला ठरकी कैसे पब्लिकली मैगजीन में लड़कियां तार रहा है, पर जब वो जूम करती है देखती है वो जापानीज सीखने वाली बुक पढ़ रहा है। रीका समझ जाती है कि वो नेने के लिए सीख रहा है। बस से उतर करके अरिसु एक कैफे में जाता है और वहाँ काम करता है। लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं कि वो इतना रिच होकर के भी काम कर रहा है। बॉस आकर के कहता है माफ करना कि उसे एक्स्ट्रा शिफ्ट लेनी पड़ रही है। अरिसु कहता है कोई नहीं सर, मुझे तो बस खुद के पैसे कमाने हैं। और जब बॉस पूछता है क्यों, तो वो कहता है उसे 1 मिलियन येन कमाना है। वो बताता है कि वो इन पैसों को क्लब की कुछ लड़कियों के लिए यूज करेगा। वो उन्हें टैलेंटेड कहता है और उनकी हेल्प करना चाहता है। लड़कियां ये सुन करके अब उस पर ट्रस्ट करने लगती हैं और तभी सभी के सामने आती हैं और नेने अब उसकी एप्रॉन वाली फोटो लेने लगती है उसे बाद में ब्लैकमेल करने के लिए। अब अरिसु टेंशन में होता है कि अब जो भी अपोलो है उसे ब्लैकमेल कर सकती है। तभी ईको आती है और डोर लॉक कर देती है। अरिसु समझता है कि वो उसे ब्लैकमेल करेगी, उसका फायदा उठाएगी, लेकिन ईको अपनी प्रॉब्लम बताती है कि उसके स्ट्रीम पर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। अरिसु कहता है ओ हाँ, मैं भी तुम्हारे स्ट्रीम्स देखता हूँ और प्रॉब्लम अच्छे से पता है मुझे। वो बताता है कि उसका अवतार एक्सप्रेशन लेस है, इसलिए लोग बोर हो रहे होते हैं। वो सजेस्ट करता है कि एक्सप्रेशंस और कॉस्ट्यूम्स चेंज करे। ईको कहती है कि मुझे टेक्निकल चीजों की उतनी नॉलेज नहीं है, तो अरिसु कहता है कि कोई बात नहीं, ये चीज वो उस पर छोड़ दे। कुछ दिन बाद वो ईको 2.0 बना देता है जो एक्सप्रेशंस मैच करता हो, लेकिन ट्राई करते वक्त अरिसु समझ जाता है कि असली प्रॉब्लम ईको में ही है, जो हर वर्ड बिना इमोशन उसमें डाले बोलती है। वो अपनी आवाज से इमोशंस दिखाने में फेल हो रही है। जब अरिसु उसे ये बात बताता है तो ईको सीधा कहती है कि मुझे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आते, लेकिन अरिसु कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें बस थोड़ा ट्रिगर करना है। वो डोर लॉक करता है और उसे गुदगुदी करना शुरू कर देता है जब तक वो हंसने न लगे। दोनों गिर जाते हैं और अरिसु कहता है कि बस फैंस को यही उसका जेन्युइन पर्सनालिटी चाहिए। तभी नेने आ जाती है और पूछती है वो ये बेबी मेकिंग पोजीशन में क्या कर रहे हैं। वो सेल्फी स्टिक से उन पर नजर रखे हुए थी और अरिसु को बांध देती है। कहती है कि इस क्रीप को तो मैं खुद नर्क भेज के आती हूँ। तभी ईको अरिसु का थैंक्स करती है तो सब समझ जाते हैं कि वो दरअसल उसकी हेल्प कर रहा था। अगले दिन जब ईको अपना स्ट्रीम शुरू करती है तो अरिसु देखता है कि उसका सारा एफर्ट बेकार गया, क्योंकि वो फिर से अपने ओल्ड वर्जन में वापस आ गई है। तब अरिसु समझता है कि वो लोगों के सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। ईको देखकर नर्वस होने लगती है जब व्यूअर्स कम होने लगे थे। अरिसु यहाँ बोर्ड पर लिख कर पूछता है कि क्या उसे हेल्प चाहिए। जब वो हाँ बोलती है तो अरिसु स्ट्रीम पॉज कर देता है। ईको पैनिक हो जाती है और कहती है ये उसने क्या किया। अरिसु से डांटता है और कहता है कि वो बस एक कमजोर, नौसिखिया और बेवकूफ लड़की है जिसे ये सब
सब क्विट कर देना चाहिए। ये सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे स्ट्रीमिंग पसंद है। तभी लड़कियां आती हैं और बताती हैं कि हे, स्ट्रीम बंद नहीं हुआ था और सबने उसकी बात सुन ली है। इको को लगता है कि अब सब उसे जज करेंगे, लेकिन जब वो चेक करती है तो व्यूअर्स बढ़ चुके होते हैं। सब पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं उसे इनकरेज करते हुए। अरिसु कहता है कि एक वीट्यूबर की पॉपुलैरिटी उसकी पर्सनालिटी पर होती है, कितना वो अपने ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट हो रही है। वो उसे कहता है कि अब अच्छे से खुद को एक्सप्रेस करे और एक बढ़िया नोट पे एंड करे। इन सब के बाद इको एक अनलिस्टेड स्ट्रीम करके उसे लिंक भेजती है और उसका थैंक्स करती है जेन्युइनली स्माइल के साथ। अरिसु कहता है कि उसका रियल स्माइल तो काफी अच्छा है और उसे अवतार न यूज करके खुद के फेस से स्ट्रीम करना चाहिए। ये सुनकर इको ब्लश करती है और सोचती है कि जब भी ऐसा कुछ बोलता है मेरे पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगती है। कुछ हफ्तों बाद शिनोबु स्टूडेंट काउंसिल का काम कर रही होती है। उसे बताया जाता है कि उसने गलती कर दी है डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में, जिससे वो एम्बेरेस्ड हो जाती है। बाद में वो सबकी प्रॉब्लम्स हैंडल करती है, लेकिन अकेले में थक जाती है। वो सोचती है कि उसे अब रात तक काम करना पड़ेगा। क्लब आकर के वो सबको बताती है कि स्पोर्ट्स वीक में उन्हें पूरे इवेंट का ब्रॉडकास्ट हैंडल करना है। रीका कहती है कि फिर तो हमें स्क्रिप्ट बनाना होगा, अच्छे अच्छे डायलॉग्स लिखने होंगे, लेकिन सब अपने अपने यहाँ प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं। तब अरिसु कहता है कि क्लब का अपना भी तो इवेंट होना चाहिए। आखिर में शिनोबु सब काम खुद पर लेने का डिसाइड कर लेती है। बाकी सब जब करियोकी जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि तुम लोग हो क्या हो। अरिसु रुकता है और देखता है कि वो थकी हुई सी लग रही है। वो उसे फॉलो करता है और एक वॉल के पास जाकर के उसे कॉर्नर करता है, कहता हुआ कि ये सभी से सीक्रेट रखना, और उसे कैंडी देता है। फिर पूछता है तो बताओ तुम्हारी आवाज चेहरे के एक्सप्रेशन से मैच क्यों नहीं कर रही। शिनोबु इमोशनल हो जाती है और उसे थैंक्स बोलती है। अरिसु कहता है कि वो छोटी छोटी चीजें नोटिस करता है। ये सुनकर शिनोबु ब्लश करती है और कहती है अब मैं अपनी अपीयरेंस पर भी ध्यान दूंगी, लेकिन अरिसु हिंट नहीं समझता और कहता है वो स्ट्रेस्ड लग रही है, इस बारे में पूछ रहा हूँ। शिनोबु कहती है कि वो सबकी जिम्मेदारी लेना चाहती है। अरिसु कहता है पर उसे थोड़ा एंजॉय भी तो करना चाहिए। जब वो जाने लगता है तो शिनोबु उसका हाथ पकड़ लेती है, कहते हुए तो वो उसके साथ एंजॉय करे। वो लाइब्रेरी में जाते हैं जहां वो उसे आंख बंद करके मुंह खोलने को कहती है। जब अरिसु कुछ टच होता देख घबरा करके गिर पड़ता है, वो उससे कहती है चॉकलेट है और बताती है कि दरअसल ये उसका स्ट्रेस रिलीफ मेडिसिन है। फिर अरिसु स्वीट्स का दुकान देख करके उसे कहता है कि अगर वो इतनी कैलोरीज खाएगी ना तो चलती फिरती कोकेन नहीं शुगर की पेशेंट बन जाएगी। वो पूछता है और तुम क्लब की बाकी लड़कियों से काम में हेल्प क्यों नहीं लेती। तब शिनोबु बताती है कि वो सबकी जितनी हो सके उतनी हेल्प करना चाहती है, क्योंकि वो जल्द ही क्लब छोड़ने वाली है। ये सुनकर अरिसु शॉक्ड हो जाता है और पूछता है क्यों क्या तुम्हारे दिल में छेद है। वो कहती है नहीं, मैं बस स्टडीज पर फोकस करना चाहती हूँ। अरिसु इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, उसे कावर्ड बोल देता है एक्सक्यूज देने के लिए। दिन वो कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा ताकि उसे क्लब ना छोड़ना पड़े। शिनोबु उसकी बात से मोटिवेट होती है और उसका थैंक्स करती है। अगले दिन वो लड़कियों को बताती है कि सब प्लान रेडी है, लेकिन उसे उनकी भी हेल्प चाहिए, और सारी लड़कियां तुरंत रेडी हो जाती हैं। स्पोर्ट्स वीक के दिन सब इवेंट देख करके इम्प्रेस हो जाते हैं। बाद में अरिसु कमेंट्री कर रहा होता है, लेकिन जब लड़कियां उसकी बेसुरी आवाज सुनती हैं तो उसे माइक से हटा के रेस में खींच ले आती हैं। वो रीका और इको को उठा करके दौड़ता है, लेकिन वो सेकेंड आया था। कवलरी रेस में वो शिनोबु को कंधे पर उठा रखा था। शिनोबु शर्मीले तरीके से सॉरी बोलती है उसके सर पर अपने सीने का बोझ डालने के लिए, लेकिन अरिसु बोलता है कि वो बिल्कुल अपनी सही जगह पर टिके हैं। रेस में तो वो हार जाते हैं और अरिसु क्राई बेबी बन जाता है। शिनोबु उसे कंसोल करती है और नेने दूर से ये सब देख करके जेलस हो रही थी। बाद में क्लब अपना भी इवेंट प्लान करता है, जहाँ स्टूडेंट्स कुछ पब्लिकली कन्फेस करेंगे बिना अपनी आइडेंटिटी बताए। जब शिनोबु सबको इवेंट का फ्लायर्स दिखाती है, सब उसकी प्लान की तारीफ करते हैं और वो कहती है कि ये उसका सपना था और सबकी वजह से पॉसिबल हुआ। तभी कहीं से मुंह उठा करके टीचर लेमन चान आती हैं और कहती हैं ई ना चलवे। वो कहती हैं कि उन्हें पता है कि बच्चे इस इवेंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हर लौंडा जाके अपनी क्रश का नाम लेकर के पूछेगा क्या तुम मुझसे प्यार करती है, नहीं करती। अरिसु मैनेजर बनकर उनसे बात करने आगे आता है, लेकिन लेमन चान का ऑरा उसे तुरंत मैनेजर पोस्ट से बेदखल कर देती हैं। शिनोबु फिर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि इस इवेंट से उनका क्लब पूरे स्कूल में पॉपुलर होगा। वो कहती है और जरा सोचिए इससे आपका भी कितना नाम होगा। स्कूल में आप एक कूल टीचर कहलाएंगी, जिम वाले सर आपकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकेंगे। लेमन चान भ्रमित हो जाती है और पूछती है तो उनका प्लान क्या है। वो कहती है कि हमें इवेंट के फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। इधर जिम टीचर बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग बैठने बोलते हैं ताकि वो नॉटी हरकतें ना करें। ये देख करके वो पूछते हैं तो अब क्या करें। तभी लेमन चान कहती है मुझ पे छोड़ दो। वो कुछ काम के बहाने से जिम टीचर को कोने में ले जाती हैं। गर्ल्स चुपके से फ्लायर्स बांटने का सोचती हैं। फिर नेने प्लान बताती है सबका अटेंशन लेने का। वो मेड आउटफिट पहनकर सबको अट्रैक्ट करती हैं। पूरा स्कूल उनके पास आ जाता है। उधर से लेमन चान भागती हुई आती हैं कि नहीं सर मैं वो नहीं कर सकती। उन्हें आता देख लड़कियां सक्सेसफुली बच के निकल जाती हैं। फिर शिनोबु प्लान एक्सप्लेन करती है कन्फेशन
कन्फेशन का। कन्फेसर दूसरे रूम से फोन के थ्रू बोलेगा और वो आवाज ब्रॉडकास्ट होगा उसके थ्रू पूरे स्कूल में। सब रेडी हो जाते हैं और सिनोबु माइक चेक करके निकलती है। तभी उसे पहला कन्फेशन सुनाई देता है जिसमें कोई उससे कहता है कि अपनी लाइंस मत खराब करना। जब वो कन्फेसर को ढूंढने जाती है तो अपने ही सभी दोस्तों को हंसते हुए पाती है जो उसके इवेंट के लिए गुड लक बोलते हैं। लंच टाइम पर सिनोबु अनाउंस करती है कि ब्रॉडकास्टिंग इवेंट रेडी है। जिम टीचर ये सुन कहता है, हाँ ये क्या सुन रहा हूँ मैं। लेकिन लेमन चान कहती है, सर वो मैंने ही परमिशन दी है। और वो कहते हैं, ओके मैम, फिर मैं कैसे टाल सकता हूँ। फिर सिनोबु पहला कन्फेशन ब्रॉडकास्ट करती है जो टीचर्स को क्यूट लगता है। नेने बताती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फेसर आ गए हैं पार्टिसिपेट करने। इको, रिका और नेने बात करती हैं कि वो भी कुछ कन्फेस करना चाहती हैं। नेने कहती है कि वो किसी से माफी मांगना चाहती है जिसे सामने से नहीं बोल सकती। रिका कहती है कि उसने किसी के साथ कोल्ड बिहेव किया है तो उसे भी सॉरी बोलनी है। इको कहती है और वो किसी का तहे दिल से थैंक्स करना चाहती है। तभी अचानक से स्टूडेंट्स का कन्फेशन बंद हो जाता है। सिनोबु चेक करती है तो उसका माइक खराब हो जाता है और वो पैनिक हो जाती है। वो रो पड़ती है जब उसकी माँ की बातें याद आती हैं कि वो किसी काम की नहीं है। लड़कियां अंदर आती हैं और इक्विपमेंट ठीक करने की कोशिश करती हैं लेकिन इसमें दिमाग का इस्तेमाल होना था। सिनोबु डिसाइड करती है कि वो अपनी आवाज से कन्फेशन बोलेगी। सब उसे वार्न करते हैं कि उसकी वोकल कॉर्ड छिल जाएगी। तभी अरिसु अपने मुंह के साथ एक मेगाफोन उठा करके ले आता है। सिनोबु उसे हग कर लेती है कहते हुए कि वो हमेशा सही टाइम पर आता है। नेने फिर से थोड़ी जेलस हो जाती है और अरिसु से कहता है कि हम दोनों पार्टनर्स इन क्राइम जो हैं। सिनोबु फिर मेगाफोन से कन्फेशन कंटिन्यू रखती है। इधर अब अरिसु घर को निकलने वाला होता है। तभी वो सुनता है सिनोबु लास्ट कन्फेशन अनाउंस करती है। जब वो कन्फेस करती है कि किसी ने 3 साल पहले डिसअपीयर होने के लिए किसी को सॉरी बोला है और अपने प्यार का इजहार भी किया है। अरिसु शॉक्ड हो जाता है। सब स्टूडेंट्स अब उसकी तरफ देखते हैं और वो सिनोबु के पास दौड़ के आता है। वो पूछता है कि कौन था वो, जल्दी बताओ। लेकिन सिनोबु कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने उसे देखा थोड़ी है। अरिसु तभी रियलाइज करता है कि वो उसे हर्ट कर रहा है और उसे सॉरी बोलता है। वो उसे कहता है कि उसने भी बहुत अच्छा काम किया है और वो उस पर प्राउड फील करता है। सिनोबु रोते हुए हग कर कहती है, थैंक्स मेरे पार्टनर इन क्राइम। तभी जाते हुए अरिसु को अपोलो का मैसेज मिलता है ब्रॉडकास्टिंग रूम में आने के लिए। वहाँ गेट बंद होता है और कब टेलीफोन से आवाज आती है कि वो बहुत छुपली अब उसे अपना फेस दिखाने वाली है। इवेंट के बाद लेमन चान अपने घर पे पार्टी रखती हैं। रिका स्पीच देती है और सिनोबु की तारीफ करती है और लेमन चान से उसे पैसे भी दिलवाती है। लेमन चान उन्हें टीज करती हैं कि क्या वो अरिसु के लिए इतनी रेडी हुई हैं। लड़कियां डिनाई करती हैं लेकिन रिका कहती है, एक तरह से आप कह सकती हैं। जब वो अरिसु का रिएक्शन देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ते हैं तब वो तो घोड़े बेच के सो रहा होता है। अब लड़कियां डिसाइड करती हैं कि उन्हें ऑल गर्ल्स पार्टी करनी चाहिए। इसे कहीं ले जाकर सुला देते हैं। कुछ देर में इको अरिसु के पास आती है और साइड में लेटे पूछती है, सिनोबु ने तुम्हें हक क्यों किया, क्या उसे डेट कर रहा है। तभी नेने आ जाती है और इको उठ करके बैठ जाती है। पूछती है कि उसे अरिसु से कुछ काम है क्या। नेने कहती है कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आई हूँ। इको पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को किस किया है। नेने याद करती है अपना किस और हाँ बोलती है। फिर वो इको से पूछती है कि क्या वो अरिसु को पसंद करती है। इको हैरान होकर के पूछती है कि उसने ऐसा क्यों पूछ लिया। नेने कहती है क्योंकि वो उसे उसके पास लेटे हुए बात करते सुन ली थी। इको समझ जाती है कि वो पकड़ी गई है और कहती है कि उसे वो पसंद है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। नेने भी कहती है कि वैसे तो ये मुझे पसंद नहीं है पर उसकी कंपनी एंजॉय करती है। तभी उन्हें सिनोबु की आवाज आती है और दोनों पैनिक करके बेड के नीचे छुप जाती हैं। सिनोबु आती है और अरिसु के पास बैठ करके कहती है कि वो उसे 2 चीजों के लिए सॉरी बोलना चाहती है। पहला, उसे अचानक से हक करने के लिए, और दूसरा, जैसे ही वो बोलने जाती है तभी रिका के आने की आवाज सुनकर पैनिक में बेड के नीचे छुपने जाती है। देखती है तो यहाँ ऑलरेडी सीट बुक है। तीनों एक दूसरे को समझ जाती हैं और बाहर रिका आकर के अरिसु के पास बैठी होती है। जैसे ही वो कुछ कन्फेस करने वाली होती है, इको अचानक से छींक देती है और सब पकड़ी जाती हैं। थोड़ी देर बाद अरिसु उठता है और सबको अजीब तरह से बैठा देखकर पूछता है कि उसे सपना आया था कि सभी किसी बात पे लड़ रही हैं। वो बोलती हैं कि सपना नहीं था, हम सही में लड़ रहे हैं क्योंकि सब अलग अलग कुछ खाने को लाने गए थे लेकिन सब केक लेकर के ही आई हैं। अरिसु हैरान हो जाता है कि इतने सारे ह्यूज केक्स। सब कहती हैं कि वो उसे कुछ स्वीट्स चढ़ावा देना चाहती थी क्योंकि वो उनकी बहुत हेल्प किया है। अरिसु बैठकर अब चुपचाप केक खाने लगता है क्योंकि क्या पता ना बोले तो सभी आक्रामक हो जाए। तभी लेमन चान आते हुए कहती हैं कि देखो मैं सभी के लिए केक लाई हूँ। अरिसु शॉक्ड होकर उन्हें देखता है कि नो गॉड प्लीज नो। वो चारों केक खा लेता है और सब हैरान रह जाते हैं। नेने मजाक में कहती है कि वो तो गोल मटोल पांडा लग रहा है। लेमन चान कहती हैं कि वो उसका भी लाया केक टेस्ट करे लेकिन अरिसु
अरिसु कहता है कि और नहीं, और एक गेम खेलने का ऑफर करता है। सब जेंगा खेलने का डिसाइड करते हैं और रूल होता है कि जो हारेगा वो एक केक फिनिश करेगा। नेने को गेम में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसका पूरा दिमाग तो इस चीज में लगा रहता है कि कौन उसकी चीजों को घूर रहा है। अरिसु इस पर और डिफिकल्टी बढ़ा देता है 2 और ब्लॉक्स को निकाल के। वो सबको ऑब्जर्व करता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि उनमें से ही कोई अपोलो है। अपोलो ने अपनी आइडेंटिटी बताने का ऑफर दिया था, लेकिन अरिसु ने उसे वहां मना कर दिया था ये कह करके कि वो खुद उसकी आइडेंटिटी पता करना चाहता है। वो कहता है कि वो सबको प्रो बनाएगा। अपोलो कहती है कि ये मुश्किल है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अरिसु कहता है कि उसका एम है प्रोड्यूसर बनने का और वो सबका वॉइस करियर बनाने में हेल्प इसलिए कर रहा है ताकि बाद में वो सभी उसका हेल्प कर सके। अपोलो दिन उससे आंखें बंद करने को कहती है और वहां से चली जाती है। जब अरिसु इस पास्ट से प्रेजेंट में आता है तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इधर गेम में लड़कियों ने टीम अप कर लिया था उसे हराने के लिए। अरिसु फिर भी गिव अप नहीं करता और ट्राई करता रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर गिर जाता है। बाद में वो सबको घर छोड़ता है। लड़कियां अलग होने से पहले उसके एफर्ट्स के लिए थैंक्स करती हैं, जिससे ये इवेंट सक्सेसफुल हो पाया। अरिसु कहता है कि ऐसा नहीं है, सबने बराबर मेहनत की थी, पर शिनोबु खास करके सबका शुक्रिया अदा करती है उसके प्लान पर भरोसा दिखाने के लिए। कुछ दिन बाद रिका कॉन्सर्ट करती है और उसके फैंस थोड़े बड़े हुए होते हैं। अरिसु देखता है लेकिन उसे लगता है कि वो अभी भी रेडी नहीं है। तभी एक लड़की रिका को गुस्से से देखती है और रिका उसे नोटिस करके अपना कॉन्सर्ट रोक देती है। अरिसु दिन उस लड़की का पीछा करता है पर वो कहती है सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अरिसु कहता है कि पूरी बात तो सुन लो बहन जी। वो कहती है कि उसने उसे इसलिए इग्नोर किया क्योंकि वो उसे अनोइंग लग रहा था। बोलो। अरिसु पूछता है कि वो रिका के कॉन्सर्ट से अपसेट क्यों दिख रही थी। जवाब देने से पहले वो पूछती है कि वो उसके कॉन्सर्ट को लेकर क्या थॉट्स रखता है। अरिसु कहता है कि वो अच्छा गाती है और लोग उसके गाने को पसंद करते हैं। इस पर वो कहती है कि हाँ, लोग सिर्फ उसके गाने को ही पसंद करते हैं, रिका को नहीं। बिल्कुल मेरे जैसे। सब आते हैं, वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। कोई लाइक शेयर कमेंट नहीं करता। ये किसकी आत्मा घुस गई थी। वो जब बोलती है कि रिका पहले अलग हुआ करती थी, अरिसु समझ जाता है कि वो उसे पहले से जानती है। बाद में रिका करियोके में खुद की लिरिक्स बनाने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और सोचती है अरिसु को बता दे कि वो सिंगर नहीं बन सकती। तभी अरिसु वहाँ आ जाता है। रिका पूछती है कि वो उसे कैसे ढूंढा और वो कहता है कि उसकी फ्रेंड आइको ने बताया और कहता है कि तुम्हें तो अंदाजा होगा ही कि उसने मेरे से किस बारे में बात की होगी। रिका उदास होकर कहती है कि आइको को पसंद नहीं है जब मैं पॉपुलर गानों को गाती हूँ। वो हमेशा मुझसे कहती है कि मैं खुद के बनाए गाने गाऊं। ये सुनकर अरिसु कहता है कि वो जरा अपने ओरिजिनल सॉन्ग गाना गाए तो, लेकिन रिका मना कर देती है, कहती है कि ये बहुत एम्बैरेसिंग है। अरिसु कहता है कि उसका काम है उसे प्रो बनाना, तो उसे तो सुनना ही पड़ेगा। रिका तो उसे चैलेंज देती है कि अगर अरिसु उसे करियोके में हरा देगा तो वही उसे अपने गाने सुनाएगी। जिस पर अरिसु कहता है कि फिर तब तो मेरी भी एक कंडीशन है कि तुम्हें डांस और सिंग दोनों एक साथ करना होगा। रिका ट्राई करती है लेकिन नर्वस हो जाने की वजह से फेल हो जाती है। अरिसु कहता है कि मुझे पहले ही पता था क्योंकि तुम इतनी सेल्फ कॉन्शियस जो हो। ये सुन रिका फिर से दोबारा गाती है और अच्छा परफॉर्म करती है। उसे 95 पॉइंट्स मिलते हैं और जिससे अरिसु चौंक जाता है। वो फिर गाता है और 75 पॉइंट्स लाता है। रिका पूछती है कि उसने ये हग नोट्स का गाना क्यों चुना। अरिसु याद करता है कि आइको ने कहा था कि ये बैंड उसे पसंद है और यही वो याद करता है कि अपोलो भी इसका एक बार जिक्र की थी। वो कहता है क्योंकि मुझे भी ये बैंड पसंद है। रिका कहती है कि भले तुम हार गए हो पर फिर भी मैं बताऊंगी कि अपने सॉन्ग्स दरअसल क्यों नहीं गाते। वो कहती है कि मुझे जज होने से डर लगता है, इसलिए मैं दूसरों के गाने गाती हूँ ताकि क्रिटिसिज्म ना झेलना पड़े। अरिसु समझाता है कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो वो कभी सिंगिंग में कैरियर नहीं बना पाएगी। वो कहता है कि वो भी पहले ऐसा ही था लेकिन प्रैक्टिस करते करते खुद में पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी ले आया। वो कहता है कि उसे अपने गानों के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि उससे मिलने वाला एक्सपीरियंस ही उसके डर को दूर कर सकता है। रिका मान जाती है और अरिसु एक वीक बाद कॉन्सर्ट प्लान करता है। कॉन्सर्ट के दिन रिका देखती है वेन्यू रूफ टॉप पर है और कंफ्यूज हो जाती है कि अरिसु ने ऐसा क्यों किया होगा। डोर खोलने पर वो सिर्फ अपने दोस्तों को देखती है और पूछती है कि हे बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं। अरिसु कहता है कि वो उसे सीधे भेड़ियों के सामने तो नहीं ला सकता ना। वो कहता है कि कॉन्फिडेंस अपनों के सामने परफॉर्म करने से ही आता है। लड़कियां उसे सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि हाँ वो उसे जज नहीं करेंगी। फिर भी रिका नर्वस हो जाती है और अरिसु समझ जाता है कि इसकी प्रॉब्लम काफी जड़ में है। तभी लड़कियां बना बनाया नारे लगाने लगती हैं और उसे मोटिवेट करती हैं। रिका फाइनली गाना स्टार्ट करती है और अपना पास्ट याद करती है। कॉन्सर्ट के बाद वो अरिसु से कहती है कि उसने उसे ट्रिक किया और अब उसे पनिशमेंट के तौर पर बैठ के उसकी प्रैक्टिस करानी होगी। यहाँ अरिसु याद करता है कि सिर्फ उसके सपोर्ट से बात नहीं बनेगी, उन्हें बाकी लड़कियों को भी सांस लाना होगा। वो सबको मॉल ले जाता है हैंगआउट के लिए, लेकिन एक साथ घूमने के बजाय सब अलग अलग हो जाती हैं शॉपिंग करते हुए। शिनोबु उसे आउटफिट चूज करने में हेल्प मांगती है। जब वो अलग अलग कपड़े ट्राई करती है, उसे पूछती है
ये व्हाइट ड्रेस कैसा लग रहा है। व्हाइट उसका फेवरेट कलर है। अरिसु को अपोलो की याद आती है क्योंकि उसने भी ऐसा ही कुछ कहा था। वहाँ से निकलते हुए वो सोचता है कि मुझे हर लड़कियों में अपोलो के कुछ ना कुछ साइन क्यों दिख रहे हैं। तभी आइको उसे धक्का देते हुए क्रेन गेम तक ले जाती है और वो उसके लिए सॉफ्ट टॉय जीतता है। आइको कहती है कि उसे सॉफ्ट टॉय पे ऐसे करके अपनी सेंट लगाना बहुत पसंद है। यहाँ फिर से वो अपोलो की बातों से रिजेंबल करता है। नेने फिर उसे ताकोयाकी देती है और हाँ, अपोलो को भी यही डिश पसंद था। बाद में सब करियोकी जाते हैं और रीका हग नोट्स का गाना गाती है। अरिसु शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अपोलो ने भी सेम गाना एक बार गाया था। वो कंफर्म होने ही वाला था कि रीका ही अपोलो है, तभी बाकी लड़कियां भी वही गाना गाने लगती हैं। वो पूछता है कि क्या सबको ही हग नोट्स पसंद है और सब कहती हैं हाँ। अगले दिन स्कूल में अरिसु सबको ग्रीट करता है लेकिन नेने उसे इग्नोर करती है। अरिसु जब पूछता है कि क्या हुआ है लेकिन वो इग्नोर करती रहती है और अरिसु कहता है भाड़ में जाओ फिर। इससे नेने और गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है उस पर कि वो आके पूछे उससे, तब तक जब तक वो नहीं बताती। जब अरिसु पूछता है कि ठीक है तो बताओ फिर, वो कहती है कि अब मैं नहीं बताऊंगी और चली जाती है। अरिसु लड़कियों से पूछता है कि क्या उसका पीरियड चल रहा है। सिनेबू बताती है कि नेने उसके कहने पर थिएटर क्लब को ज्वाइन की थी लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। अरिसु हैरान होता है क्योंकि वो उसे सोशलाइज लड़की समझता था। सिनेबू कहती है कि वो सिर्फ उनके सामने ही सोशलाइज होती है जो उसे पसंद करते हैं। अरिसु को याद आता है नेने एक बार कही थी कि वो उन सबसे नफरत करती है जो उससे नफरत करते हैं। लड़कियां उसकी हेल्प करने को उससे कहती हैं तो अरिसु कहता है पर वो मेरी सुने तब तो। इधर थिएटर क्लब में ओमी नाम की लड़की अनन्या पांडे की पूरी से भी अच्छा परफॉर्म करती है, पर जैसे ही नेने अपनी लाइंस बोलती है उसकी गंदी एक्टिंग से वो तो दूर जाके गिरती है। ओमी कहती है कि अगर वो टीवी पे आ गई ना तो कई लोग तो ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। नेने सॉरी बोलती है तो अयुमी कहती है कि तुम बहुत ओवरथिंक करती हो अपने डायलॉग बोलने से पहले, और नेने चुपचाप सुनती रहती है। अरिसु ये सब देख लेता है और सोचता है कि ये दम आलू का यहाँ दम क्यों निकला हुआ है। नेने बाद में क्लब में आकर के चुपचाप बैठी होती है। लड़कियां डर से उससे बात करने नहीं जाती क्योंकि उसका मूड अभी धड़कती ज्वालामुखी जैसा है। तभी अरिसु आता है और कहता है मैंने तुम्हारी एक्टिंग देखी। नेने पूछती है क्या वो उसे चीयर करने आया है। अरिसु कहता है नहीं, ये जानने कि कौन सा साबुन से नहलू, कितना गोर हो गई लू। वो गुस्सा हो जाती है, उसे उठा के दीवार पे पटक देती है। अरिसु फिर उठ कहता है कि ऐसा ही परफॉर्मेंस वहां देना था ना। नेने और गुस्सा हो जाती है और बैग उसके मुंह पे दे मारती है। अरिसु फिर भी कहता है थैंक्स अपनी रॉ इमोशन दिखाने के लिए। ये सुन वो रो पड़ती है और कहती है कि वो आगे से और मेहनत करेगी। माहौल शांत होने पर अरिसु कहता है कि एक्टिंग के लिए कैरेक्टर को फील करना पड़ता है कुछ इस तरह से कि उसने एक्सपीरियंस किया हो वो चीज। वो एग्जांपल देता है कि अगर रोल चीटिंग का है तो उसे फील करना पड़ेगा। वो प्रिटेंड डेटिंग का आइडिया देता है। आई को पीछे से निकलती है और कहती है वो अरिसु से प्यार करती है। नेने चौंक जाती है। तभी अरिसु बताता है कि ये सिर्फ एक्टिंग है डोबी। नेने कहती है कि उसका ये सब करना बेकार है। अरिसु पूछता है तो क्या वो सभी के सामने अपना इंसल्ट एक्सेप्ट करेगी। नेने तुरंत कहती है कि नहीं, वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस बनेगी कि ओमी भी उसे रिस्पेक्ट करे। अरिसु खुश होता है और प्रैक्टिस करने उसे ले जाता है। नेने उससे रूड होने के लिए माफी मांगती है लेकिन अरिसु कहता है कि वो गुस्सा होते हुए भी क्यूट लगती है। प्रैक्टिस में अरिसु चीटिंग बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करता है पर नेने एक्ट नहीं कर पाती और कहती है कि वो इमेजिन ही नहीं कर पा रही। अरिसु थोड़ा ब्रेक लेने को कहता है और इको के साथ चला जाता है। नेने सोचती है कि ये कहाँ गए, कहीं ये शायद सच में तो डेट नहीं कर रहे हैं और उसको उल्लू बना रहे होंगे। वो अरिसु और इको को रोमांटिक एक्ट करते देखती है। रीका और सिनोबू बताती हैं कि ये प्लान था उसे हेल्प करने का। इको इधर कहती है कि वो उसे किस करना चाहती है। वो कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है। जब वो किस करने ही वाली होती है कि नेने उन्हें रोक देती है और गुस्सा होकर कहती है कि वो ये सब पब्लिकली क्या कर रहे हैं। रीका और सिनोबू बताती हैं कि ये एक एक्टिंग थे। अरिसु पूछता है कि क्या इससे उसे कुछ हेल्प मिली। नेने गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाद में अरिसु इको से कहता है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा था, बिना जाने कि वो तो रियल एक्ट कर रही थी। थिएटर क्लब में ओमी चीटर बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करती है और नेने से माफी मांगती है। ये देखकर नेने को अरिसु और इको का ऑलमोस्ट किस याद आ जाता है और वो कहती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। एक लड़की कहती है हे उसने लाइंस थोड़ी गलत बोली है, लेकिन ओमी उसकी तारीफ करती है कि उसने सही इमोशंस दिखाए। बाद में नेने अरिसु को थैंक्स बोलती है हेल्प के लिए और वो पूछती है कि क्या वो सच में आइको को किस करने वाला था। अरिसु कहता है कि अरे नहीं, वो तो बस रुक ही जाती। नेने कहती है कि अगर वो उसकी जगह होती ना तो नहीं रुकती। अरिसु जैसे ही पूछने वाला होता है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन वो भाग जाती है और कहती है तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग। कुछ दिन बाद आइको स्ट्रीम फिनिश करती है और खुश होती है कि उसने 3 साल में 30 के सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। फिर वो सुनती है कुछ लड़कों को बात करते एक वीट्यूबर के बारे में जिसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और वो शॉक्ड हो जाती है। वो कैलकुलेट करती है कि उसे इतना तक पहुंचते पहुंचते तो जोड़ों का दर्द उपटने लगेगा। इससे वो डिप्रेस हो जाती है कि वो तो अपने दोस्तों से पीछे रह जाएगी और आके सीधे अरिसु के पेट में अपना सर घुसा देती है। फिर बैठ के ब्रॉडकास्टिंग क्लब में सोचती
सोचती है कि वो ऐसा क्या करे। वो उस वीट्यूबर आओ चान के स्ट्रीम देखती है जहां वो अपने स्ट्रीम्स पर बहुत सारी चीजें जैसे कुकिंग, पियानो और स्टडी और भी चीज कर रही होती है, जिससे वो और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इधर क्लास में अरीसू देखता है आई को स्ट्रीमिंग शुरू की है जहां वो कहती है कि दोस्तों आज हम केक बनाएंगे, पर वो पैनिक कर जाती है और तुरंत स्ट्रीम बंद कर देती है। वो अब तो और भी डिप्रेस्ड होने लगती है। अगले दिन वो इंस्ट्रूमेंट ट्राई करती है स्ट्रीम में, फिर कहती है कि वो एग्जाम में परफेक्ट स्कोर लाएगी और फिर कहती है कि वो गाएगी जब तक उसका गला न बैठ जाए। एक फ्राइडे वाले स्ट्रीम पर अरीसू उसे पूछता है कि वो ये सब क्या कर रही है। आई को उसे चिल्लाते हुए कहती है कि छोड़ो मुझे, जाने दो, मैं आओ चान को बीट करके रहूंगी, और वहां से भाग जाती है। वो सोच ही रही होती है कि जापान के टॉप स्ट्रीमर को बीट करने के लिए और वो क्या कर सकती है। तभी उसे आओ चान का नोटिफिकेशन मिलता है। देखती है तो वो हॉट समर स्ट्रीम कर रही होती है, तो वो भी बिकनी अवतार स्ट्रीम करने लगती है। उसके दोस्त ये सब देख करके शॉक्ड हो जाते हैं कि जो चीज है ही नहीं उसे दिखा के ये क्या अपनी बेइज्जती करवा रही है। अरीसू उसे ढूंढ के टैबलेट छीनने की कोशिश करता है जिससे वो गिरने वाली होती है। उसे पकड़ कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आई को अपनी गलती समझ जाती है और हेल्प मांगती है। तब अरीसू स्ट्रेटजी बताता है। वो कहता है कि उसकी वॉइस उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। वो तारीफ सुन खुशी में सर झुमा रही थी। तभी वो कहता है पर सिर्फ इतना काफी नहीं है, उसे एक्सपोजर भी चाहिए होंगे। वो कोलेबोरेशन का आइडिया देता है वैसे यूट्यूबर चैनल के साथ जिनके कम सब्सक्राइबर्स हैं। अगले दिन वो सभी के साथ मिलकर के जॉम्बी गेम स्ट्रीम करती है, पर बॉस के आते ही डर जाती है और कंट्रोलर फेंक देती है अरीसू के हाथ में। स्ट्रीम के बाद अरीसू सॉरी बोलता है उसे इतना पुश करने के लिए, लेकिन आई को कहती है कि नहीं, बल्कि उसने तो उसकी सारी एफर्ट्स खराब कर दिए। तभी अरीसू को एक नोटिफिकेशन मिलता है और वो कहता है कभी कभी गलतियां भी स्ट्रेंथ बन जाती हैं मोहतरमा। आई को कहती है इससे उसका क्या मतलब था। अरीसू बताता है कि उसका रिएक्शन ट्विटर पे ध्रुव राठा के खिलाफ चल रहे कैंपेन को भी पीछे छोड़ दिया है। आई को शॉक्ड हो जाती है टाइटल देख करके, जो था कि मैं डर के गीली हो गई। अरीसू कहता है कि जल्द ही अब उसे कोई अच्छा ऑफर आने वाला होगा। तभी उन्हें कोलैब रिक्वेस्ट मिलता है सीधे आओ चान से। उसे म्याओ ड्राइव गेम खेलने का ऑफर दिया जाता है। आई को प्रैक्टिस करती है 1 वीक तक, फिर कंपटीशन में उसे ट्रोल ग्रुप में डाल दिया जाता है जहां उसे खूब बुली किया गया था। वो गेम हार जाती है और अरीसू से सॉरी बोलती है, पर वो खुद पर गलती लेता है कि उसने अच्छे से रिसर्च नहीं किया इस गेम के बारे में। आई को कहती है पर मैं फिर भी खुश हूँ कि हमने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट तो किया, क्योंकि इससे उसे रियलाइज हुआ कि साथ मिल करके वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये सुनकर अरीसू खुश होता है और कहता है मैं तो बस रिजल्ट पर फोकस कर रहा था। फिर वो गुस्से में कहता है कि वो उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने उसे बुली किया था। आई को उसका सडन ये रिस्पॉन्स देख करके स्टोमक में बटरफ्लाइज फील करती है। तभी आई को आओ चान का कॉल आता है और वो तो नर्वस हो जाती है। हिम्मत करके वो कॉल उठाती है। आओ चान उससे माफी मांगती है उसे टफ ग्रुप में डालने के लिए। आई को कहती है कि नहीं, उसे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई। आओ चान कहती है कि वो उसे दोबारा कोलैब के लिए इनवाइट करेगी और उसके मैनेजर को भी वो साथ ले आए। अरीसू और आई को सोचते हैं कि उन्हें कैसे पता चला। आओ चान कहती है कि वो समझ गई कि उसके ग्रोथ के पीछे कोई स्मार्ट इंसान का ही हाथ हो सकता है। वो कहती है कि वो उस एडवाइजर से डायरेक्टली बात करना चाहती है और कॉल कट कर देती है। इससे अरीसू समझ जाता है कि आओ चान सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी है। अचानक आई को उसके गाल पर टैबलेट के थ्रू किस करती है और शर्मा करके फेस छुपा लेती है। वो कहती है ये थैंक यू है उसकी जगह पे उन बुलिस पे गुस्सा होने के लिए। कुछ दिन बाद नेने, रिका और सिनोबू आइका का स्ट्रीम देख रहे होते हैं। वो बात करते हैं कि इतना बड़ा वीट्यूबर उसे कोलैब का ऑफर दे रहा है। रिका बताती है कि इन सब में अरीसू ने उसकी हेल्प की थी। नेने कहती है कि वो हमेशा हमारे मैटर्स में पता नहीं क्यों घुसता रहता है। वो बताती है कि उसने उसे भी वॉइस एक्टिंग स्कूल के पैम्पलेट्स भेजे हैं। लंच टाइम में सब ब्रॉडकास्टिंग सेगमेंट का वेट करते हैं। लड़कियां बताती हैं कि उन्होंने नया इक्विपमेंट लिया है। लॉन्डे खुश हो जाते हैं कि हमें और प्यारी प्यारी आवाज सुनने को मिलेगी। जब वो रोमांस पर बातें करना शुरू करती हैं, सभी अरीसू से पूछते हैं कि क्या वो उन्हें ज्वाइन नहीं करेगा। अरीसू कहता है कि वो उनका सर्वेंट थोड़ी है जो 24/7 उनके लिए अवेलेबल रहे। वो कहते हैं कि भाई फिर भी तू लकी है जो उनका एक्सेस इतनी आसानी से ले लेता है। इधर क्लब में वो इटाची नाम की बंदी का सवाल पढ़ती है कि क्या वो अपनी क्रश को अप्रोच करे, क्योंकि वो उसके साथ हमेशा आई कांटेक्ट बनाता है। सिनोबू को अरीसू के साथ आई कांटेक्ट याद आती है और वो ब्लश करती है। अगला सवाल डिनर डेट का होता है। आई को इमेजिन करती है कि वो अरीसू के साथ डेट पर है और साथ बना करके खा रहे हैं। अगले सवाल में पूछा जाता है कि क्रश के साथ जब अकेले हो तो क्या करें। रिका कहती है हग अच्छा ऑप्शन है। नेने कहती है नहीं, किस सही रहेगा। रिका कहती है किस ज्यादा हो जाएगा। नेने कहती है उसका मतलब गाल पर से था, हग ज्यादा प्रोवोक कर सकता है। और मेरी वाली तो अपनी दीदी को कॉल मिलाने लगती है।
तभी आइको कहती है, अरे माइक तो बंद करो, हम ऐसे ऑन एयर कैट फाइट नहीं कर सकते। ऑफ करने के बाद शिनोबु उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि दोनों शांत हो जाएं, क्योंकि किसी के पास भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है इस बारे में एडवाइस दे सके। लेकिन दोनों एक साथ कहती हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस है। तभी अरिसु आता है। रिका सीधा उसे पूछती है कि वो क्या चूज करता, किस या हग। अरिसु बताता है कि मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि माइक अभी भी ऑन है और पूरा स्कूल उनका ये ड्रामा सुन रहा है। शिनोबु सॉरी बोलती है और नेने शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अब स्कूल में वो अपने प्योर वर्जिन की इमेज धूमिल कर ली है। अगले दिन लेमन चान आती है मस्त मेकअप कर करके और पूछती है, तुम लोगों ने क्या प्रसाद बांटा है स्कूल में। उस दिन से जिम वाले सर उससे आई कांटेक्ट ज्यादा बनाने लगे हैं। उन्होंने मुझे डिनर डेट पे भी बुलाया और हग और किस एक साथ मांग रहे थे। लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं कि वो भी रोमांस पे एडवाइस लेते हैं। इको दिन सबको बताती है कि दोस्तों नेने और रिका बस मजाक कर रही थी और लेमन चान उन्हें वार्निंग देकर के चली जाती है। अरिसु कहता है कि रायता तो फिर भी फैल चुका है जो वो अगले स्ट्रीम में समेटेगा। फिर वो आइको को कहता है कि चलो तुम्हारे स्ट्रीम का टाइम हो गया है। नेने नोटिस करती है कि अरिसु आइको को फर्स्ट नेम से एड्रेस कर रहा है। वो जेलस हो जाती है और रीजन पूछती है। अरिसु कहता है कि हाँ, क्योंकि हमने साथ में काफी हैंग आउट किया है। नेने कहती है उससे मतलब नहीं है, वो उसे भी फर्स्ट नेम से बुलाए। रिका भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अरिसु शिनोबु से पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऐसी सर्विस चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसके लिए ये एम्बैरेसिंग बात होगी। बाद में उस दिन शिनोबु और अरिसु कैफे में अपना यूजुअल स्टडी सेशन कर रहे होते हैं। जब शिनोबु फ्राइज लेने की कोशिश करती है, अरिसु कहता है कि ऐसे उसकी नोटबुक पर तेल लग जाएगा और उसे खुद खिलाने की कोशिश करता है। शिनोबु शर्मा कर बोल देती है कि रहने दे, क्योंकि उसे उतना क्रेविंग भी नहीं हो रही। इस पर अरिसु कहता है कि रिका को फ्रेंच फ्राई इतना पसंद है कि वो तो तुरंत खा जाती। ये सुनकर शिनोबु थोड़ी जेलस हो जाती है और बोल्ड बनकर कहती है कि पसंद तो वैसे मुझे भी बहुत कुछ है। स्टडी सेशन के बाद दोनों बाहर निकलते हैं और तेज बारिश हो रही होती है। शिनोबु अरिसु के साथ अम्ब्रेला शेयर करती है। चलते वक्त वो आइको की तारीफ करती है और अरिसु को उसकी ग्रोथ के लिए प्रेज करती है। अरिसु प्राउड फील करता है और बताता है कि पहले तो वो इमोट में भी अपने इमोशंस नहीं दिखा पाती थी, पर अब वो नई नई चीजें ट्राई कर रही है। फिर शिनोबु नेने के बारे में पूछती है। अरिसु कहता है कि हाँ, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है क्योंकि वो अकेली प्रैक्टिस करती है। शिनोबु कहती है और रिका भी तो अच्छा कर रही है ना, जिस पर वो कहता है कि ये सब उन सब की वजह से हुआ जिससे वो अपने गाने को परफॉर्म कर पाती है। शिनोबु को यहाँ अब खुद के लिए थोड़ा बुरा फील होता है क्योंकि सब आगे बढ़ रहे हैं, बस वही नहीं। वो अचानक से रुक जाती है तो अरिसु पूछता है कि क्या हुआ। वो कन्फेस करना चाहती थी कि उसे अब अपने सपने चेज करने की परवाह नहीं है और वो उसके साथ रह करके ही खुश है, लेकिन वो अपनी बात रोक लेती है और कहती है जब वो अपने सपने के करीब पहुंच जाएगी ना, तब तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाना। कुछ दिन बाद ब्रॉडकास्टिंग क्लब ग्रीन हाउस जाता है प्लांट्स लेने। नेने हमेशा की तरह कंप्लेन करती रहती है। शिनोबु अरिसु से प्लांट के नॉलेज चेक करती है। अरिसु कुछ चीजें डिटेल में बताना शुरू करता है जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। नेने देन इरिटेट हो जाती है कि कैसे उसे हर चीज के बारे में कुछ न कुछ पता होता है। घर लौटते वक्त रिका सोचती है कि उसे अपने सॉन्ग्स परफॉर्म करना बहुत पसंद है, पर अब उसे नए सॉन्ग्स लिखने की इंस्पिरेशन ही नहीं मिल रही। अरिसु भी सोचता है कि उसे इन कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकाले ताकि वो कुछ क्रिएटिव सोच सके। तभी गिटार की आवाज आती है। रिका सबको घर जाने को बोल के खुद वहाँ चली जाती है। वहाँ वो आइको को गिटार बजाते देखती है एक सस्ते वन पंच मैन के सामने। वो आदमी कहता है, ओए सुनो, तुम बहुत गंदा गाती हो, और वो उसे कहती है तो भागने यहाँ। आइको फिर वो गाना गाती है जो उसने रिका के साथ बनाया था। ये सुनकर रिका अपसेट हो जाती है और अपने पुराने सपने याद करती है। कुछ दिन बाद अरिसु आइको को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसे डैडी बोले, लेकिन वो फेल हो जाता है। वो कहता है कि मैं भी इसमें एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ। तभी बाहर आवाज आती है और वो देखते हैं कि रिका कॉन्सर्ट कर रही है। वो अपना नया ओरिजिनल सॉन्ग गाती है जिससे फैंस शॉक्ड हो जाते हैं। पहले सभी कंफ्यूज होते हैं कि वो अपनी यूजुअल नेहा कक्कड़ की रिमिक्स क्यों नहीं गा रही, लेकिन फिर उसकी सॉन्ग पसंद करने लगते हैं। वो ऊपर से पूछता है कि हे, ये सॉन्ग तुमने कब बनाया। रिका धीरे से कहती है कि जब वो उसे इनफ अटेंशन नहीं दे रहा था तब। फिर वो सभी ऑडियंस से कहती है कि ये गाना उसने अपने बेस्ट फ्रेंड और एक स्मार्ट डम एस लड़के के लिए लिखा है। अरिसु समझ जाता है कि वो उसकी बात कर रही है और एक जेंटल स्माइल करता है। कुछ दिन बाद अरिसु सभी को बताता है कि उसने रिका के लिए वेन्यू बुक किया है और अब उसे सिर्फ गाना गाना है। नेने इरिटेट होकर के उसके मुंह में डोनट ठूस देती है, ये कहते हुए कि पहले सॉन्ग लिखेगी तब तो गा पाएगी। अरिसु सॉरी बोलता है और पूछता है कि तो कुछ प्रोग्रेस हुआ। रिका कहती है कि वो लास्ट सॉन्ग में अटकी हुई है। अरिसु उसे मोटिवेट करता है। रिका तभी अपना एल्बम कवर दिखाती है और कहती है कि वो पूरे जापान में इसे स्प्रेड करेगी। सब उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसे चीयर करने तो वो चाइना तक जा सकते हैं। रिका कहती है कि नहीं, वो ये शो लोगों के बिना करना चाहती है। जो सुन सब हैरान हो जाते हैं। वो कहती है कि वो उन सब के होने पे काफी कंफर्टेबल हो जाती है।
इसलिए वो अपने लिमिट्स टेस्ट करना चाहती है कि क्या वो भीड़ में खुद अकेली अपने दम पे कॉन्फिडेंट हो पा रही है या नहीं, और सब उसे इस बात पर भी सपोर्ट करते हैं। वो बताती है कि पहले वो सिर्फ सेल होने वाले सॉन्ग्स बना रही थी, लेकिन अब वो अपने दिल से गाना बनाना चाहती है। अरीसू डिसाइड करता है वो उसकी हर संभव हेल्प करेगा और पूछता है कि क्या वो कोई काम आ सकता है, और रिका उससे कहती है कि आधी रात को बीच किनारे मिले। रात में दोनों बीच पर मिलते हैं। रिका बताती है कि वो पहले यहीं बैठ के सॉन्ग्स लिखा करती थी। फिर अरीसू पूछता है कि वो फाइनल सॉन्ग आखिर किस बारे में है। रिका कहती है कि वो किसी को अपना प्यार कन्फेस करना चाहती है। अरीसू सोचता है कि वो आइको के बारे में बात कर रही है, इसलिए वो उसकी लिरिक्स दिखाने को कहता है। रिका शर्माती है, लेकिन अरीसू उसे मना लेता है। लिरिक्स पढ़ करके अरीसू कहता है कि ये तो कन्फेशन जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो आधी अधूरी दास्तां बयां कर रहा है। वो रिका से पूछता है कि वो उस इंसान को इतना क्यों पसंद करती है। रिका बताती है कि वो हमेशा उसके साथ रहता है, उसकी बातें सुनता है और उसका अब तक इंतजार भी कर रहा है, इसलिए अब वो अपनी फीलिंग्स को फेस करके कन्फेस करना चाहती है। लेकिन वो डरती है कि शायद उसे उसके म्यूजिक के थ्रू कन्फेशन पसंद ना आए। अरीसू कहता है कि अगर उस इंसान की जगह वो होता तो उसे सॉन्ग के थ्रू कन्फेशन ये तो एक कमाल का सरप्राइज लगता। ये सुनकर रिका रिलैक्स फील करके उसे थैंक्स बोलती है। फिर वो कहती है कि वो ये स्पेशल सॉन्ग एल्बम में इंक्लूड नहीं करेगी, वो इसके पहले 50 कॉपी सेल करेगी, फिर कन्फेस करेगी। स्ट्रीट परफॉर्मेंस के दिन अरीसू उसे एक फेमस पार्क ले जाता है। वो कहता है कि मैं फ्लायर्स यहाँ कल शाम में ही बांट आया था ताकि भीड़ बढ़ जाए, लेकिन रिका तो अनजान लोगों के चेहरे देख करके पैनिक करने लगती है। जब वो बैकआउट करने वाली होती है कि अरीसू कहता है वो उसकी आंखों में देखे जब नर्वस हुए तो, और रिका की हंसी निकल जाती है। फिर उसे थैंक्स करती है और स्टेज पर चली जाती है। वो पहला गाना गाती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अरीसू समझता है कि वो थोड़ी घबराई हुई सी लग रही है, इसलिए लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। रिका सैड हो जाती है क्योंकि कोई रुक ही नहीं रहा था। तब अरीसू उसे लेफ्ट में देखने को कहता है। वो अपने दोस्तों को छुप करके देखते हुए पाती है, फिर एक जेंटल स्माइल करती है और डिसाइड करती है कि अब दिल से गाएगी। अगले गाने में वो पूरी जान लगा देती है और भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी थी। अरीसू प्राउड फील करता है। रिका देख करके कॉन्फिडेंट हो जाती है क्योंकि लोग रुक करके उसे सुन रहे थे। तभी अरीसू एक गिटार वाली लड़की को नोटिस करता है। रिका इधर जब अपना दूसरा गाना फिनिश करती है और लोग तालियां बजाते हैं, कुछ लोग तो उसका एल्बम भी खरीदते हैं। रिका खुश होती है कि वो डर के बावजूद भी जारी रख पाई। वो समझती है कि उसे बस खुद के लिए गाना था। तभी एक ड्रम की आवाज आती है। वही लड़की अनाउंस करती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सरप्राइज शो टुडे। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि ये एक जापान का पॉपुलर बैंड शो सेलेस्टियल होता है, और भीड़ तुरंत रिका को छोड़ के चली जाती है। अरीसू सोच ही रहा होता है कि वो इतनी पॉपुलर क्यों है। तभी वो गिटार बजाती है और अरीसू उसकी आवाज सुन करके अपने कान बंद कर लेता है। रिका उसकी कूल परफॉर्मेंस देख करके अमेज्ड होती है। फिर भी वो अपना गिटार का तार कसती है और अगला सॉन्ग परफॉर्म करती है। अरीसू उसकी इम्प्रूवमेंट देख करके हैरान होता है। रिका को याद आता है कि जब आइको ने उसे बैंड बनाने को कहा था, वो इनसिक्योर थी, लेकिन आइको ने कहा था कि उसे सुनना लव एट फर्स्ट साइट जैसा लगता है। दोनों ने मिलकर गाने बनाए और लेबल को भेजा, लेकिन ऑफर सिर्फ रिका के लिए आया। रिका मना करना चाहती थी, लेकिन आइको ने उसे एक्सेप्ट करने को कहा। पर एक फेल कॉन्सर्ट के बाद तो रिका का कॉन्फिडेंस टूट गया। वो उसके बाद से अपने कंफर्ट जोन में ही रहने लगी। प्रेजेंट में वो रो पड़ती है, लेकिन गाना कंप्लीट करती है। तब वो अरीसू को लाइट स्टिक्स पकड़े देखती है। वो पूछती है कि वो ये पागलों जैसा क्या कर रहा है। अरीसू याद दिलाता है कि मैंने बोला था ना कि जब भी डिस्करेज होना मेरी आंखों में देखना। रिका बेटर फील करती है। फिर वो आइको को देखती है और पूछती है कि क्या अरीसू ने उसे यहाँ बुलाया है। आइको कहती है कि मैं इस जैसे लूजर के बुलाने पे आऊं भी ना, मैं तो फ्लैट्स देख के आई थी। रिका गिल्टी फील करती है और सॉरी बोलती है। आइको कहती है कि वो वर्ड्स के थ्रू अपनी इमोशन शो करने में बहुत ही कमजोर है, इसलिए गाना गा के ही माफी मांगे। रिका फाइनल सॉन्ग गाती है और बताती है कि ये उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए है। सॉन्ग सुनते वक्त आइको उसके साथ की अपनी बचपन की यादें याद करती है। गाने के बाद रिका पूछती है कि उसे कैसा लगा। आइको कहती है कि उसके गाने में बस एक ही कमी थी कि उसे ताबड़तोड़ तालियां नहीं मिली, और कहती है वंस मोर। रिका फिर से बताती है कि उसने सिर्फ 4 ही गाने लिखे थे जो उसने गा दिए, लेकिन आइको तो इस बात को रीजन के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती और माइक में चिल्लाती है कि रिका इन द काम ऑफ द नाइट गाना परफॉर्म करेगी। ये सुनकर रिका शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये वही गाना था जो उन्होंने साथ में बनाया था। वो लड़की हिजुमी सोचती है कि रिका और आइको सेलेस्टियल को चैलेंज कर रही हैं, और सच में आइको हिजुमी को बैंड बैटल के लिए चैलेंज कर देती है। रिका अरीसू से कहती है आइको को रोके, लेकिन वो उल्टा वो भी उन बैंड वालों को कहता है कि आज तो तुम्हारा बैंड बजेगा। रिका थक कर आइको से कहती है कि वो हमेशा से बॉसी मूड में रही है। आइको उसे इग्नोर
इग्नोर करके माइक पकड़ लेती है। दोनों मिलकर गाना गाने लगती हैं और साथ में अपने पुराने मोमेंट्स याद करती हैं। कुछ घंटों बाद रिका अपने पहले कॉन्सर्ट की सक्सेस सेलिब्रेट करती है अपनी ब्रॉडकास्टिंग क्लब के साथ। सब उसे कांग्रेचुलेट करते हैं कि उसने एक दिन में 20 से ज्यादा एल्बम कॉपीज बेची। रिका कहती है वैसे तो उसका गोल 50 का था, लेकिन वो फिर भी खुश है। इको कहती है कि उसे आइको को भी इनवाइट करना चाहिए था। रिका बताती है कि उसने कोशिश किया था, लेकिन आइको थोड़ा गेट टुगेदर में शर्मीली है। वो कहती है कि वो बाद में आइको को प्राइवेट पार्टी देने वाली है। तभी उसे याद आता है कि उसका वॉलेट तो पार्क में ही रह गया। जैसे ही वो जाने लगती है, लड़कियां अड़ीसू को भी उसके साथ भेज देती हैं, कहते हुए कि उसके साथ पार्क में जाके चिपक मत जाना। ट्रेन में अड़ीसू रिका की तारीफ करता है कि कैसे उसने उसकी उम्मीद से भी अच्छा परफॉर्म किया। रिका कहती है कि उसे भी आज परफॉर्मेंस दे के मजा आया, लेकिन बीच में वो अपसेट हो गई थी जब भीड़ उसे इग्नोर करके सेलेस्टियल के पास चला गया था और उसे उस समय बहुत बुरा लगा था। अड़ीसू उसे समझाता है कि कोई नहीं, इतनी बड़ी बैंड है तो ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन इससे रिका थोड़ी सेल्फ कॉन्शियस होने लगती है, खुद को हिजुमी से कंपेयर करने लगती है। दूसरी तरफ पार्क में उसका पुराना प्रोड्यूसर पोस्टर देख करके उसे ढूंढने का प्लान बनाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि रिका ने तो अपना एल्बम कवर उसके कंपनी के गानों को टक्कर देने के लिए ही बनाया है। ट्रेन में रिका रो पड़ती है कि ये और बेटर हो सकता था और देखती है कि अड़ीसू भी रो रहा है। अड़ीसू कहता है कि अगर मैं बेटर जगह चूज करता तो शायद ऐसा नहीं होता ना। रिका एक स्माइल करती है और एक बोल्ड स्टेप लेती है उसे हग करके, जो अब तक किसी लड़कियों ने ऐसा नहीं किया था, और कहती है कि उसने उसकी मदद के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो इतनी सी बात के लिए खुद को ब्लेम ना करे। वो कहता है कि वो सेलेस्टियल के गानों से ज्यादा उसके गाने पसंद करता है। रिका कहती है कि ये तो उसके बायस्ड ओपिनियन हो गए ना, क्योंकि वही इन्हें प्रोड्यूस जो करने वाला है। तो अब तक की स्टोरी यानी सीजन 1 यहाँ खत्म होता है। और कमेंट में बताओ कि क्या रिका ही अपोलो है। बाकी मैं मिलूंगा किसी अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।